वजदान शाह हमदानी, क्या आपको ये निकाह मेरीन हमदानी से कबूल है? इससे पहले कि वजदान कुछ कहता, एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी। रोने की आवाज़ इस कदर दर्द भरी थी कि बजाय कबूल है कहने के, वजदान शाह सोफे से उठा और फिर स्टेज से उतरकर उस जानिब जाने लगा जहाँ पर उसकी माँ बच्चे को उठाए चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो बच्चा पूरी कुव्वत लगाकर रोए जा रहा था। वजदान शाह तो बच्चे की आवाज़ सुनकर ही तड़प उठा था। फ़ौरन अपनी माँ की गोद से उस बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। जैसे ही सीने की गरमाइश उस बच्चे ने महसूस की तो शायद लम्स पहचान चुका था। फ़ौरन से चुप हो गया। छोटी छोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते देख वजदान शाह फ़ौरन उसकी आंखों पर झुक चुका था। दोनों आंखों को चूमकर फिर माथे पर लब रखे उसने। वो खुद भी अब दीदा सा हो गया था। मौलवी साहब सबके चेहरों की तरफ देख रहे थे, जबकि सोफे पर दुल्हन बनी बैठी महरीन की आंखों से उस पल कई ख्वाब टूट कर गिरे थे। उसके अंदर तो एक जंग सी चल रही थी। आंखों के कोनों से खुद ही उसने आंखों में आने वाला पानी साफ किया था। वजदान अपनी गोद में नन्हे मुस्तफ़ा को उठा कर ले आया और फिर सोफे पर आकर बैठ गया। वो गोद में मुस्तफ़ा को झूला झुला रहा था और साथ मौलवी साहब को कह दिया कि मुझे ये निकाह कबूल है। जिस कदर लापरवाही से उसने कहा था कि मुझे ये निकाह कबूल है, कितनी ज़रबें साथ बैठी महरीन के दिल पर लगी थी। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि इतनी मायूसी, इतनी संजीदगी कभी वजदान के चेहरे पर उन दोनों के निकाह के मौके पर भी हो सकती है। किसी ने सच ही कहा था, जब एक मर्तबा कोई दिल से उतर जाए तो फिर आसमान की बुलंदियों को छुए या फिर जलालत की दलदल में फंस जाए, मुकाबिल को परवाह नहीं रहती। कुछ ऐसा ही उस वक्त महरीन के भी साथ हो रहा था। मौलवी साहब ने एक बार फिर पूछा तो अगले ही पल वजदान इंतहाई लापरवाही से बोला कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरा बच्चा रो रहा है मौलवी साहब, थोड़ा जल्दी कीजिए। मौलवी साहब भी हड़बड़ा चुके थे। बड़ा ही अजीब निकाह था। ये महरीन से तो पहले ही कबूल करवाया जा चुका था और वो अपनी मरी मरी आवाज़ से ये निकाह कबूल भी कर चुकी थी। मुबारकबाद के सिलसिले शुरू हुए, फिर खाना खुल गया। सारे रिश्तेदार खाने पर टूट पड़े थे। उस वक्त स्टेज पर वजदान शाह, महरीन और मुस्तफ़ा ही मौजूद थे। वजदान ने अपने बेटे के हाथों पर ऊपर उठा वजदान ने अपने बेटे को अपने हाथों पर ऊपर उठाया और उसके चेहरे के करीब ले जाकर कहने लगा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा क्या सोच रहा है? क्या आपकी मामा की जगह मैंने किसी और को दे दी? अरे नहीं मेरी जान, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस मकाम पर आपकी मामा मौजूद है वहाँ पर आज तक ना कोई पहुँच पाया है और न पहुँचेगा। ये तो बस आपके बाबा की मजबूरी है जिस पर वो पूरा उतर चुके हैं। अगर आपके नाना नानी और दादा दादी की ख्वाहिश ना होती तो आपके बाबा कभी भी ये कदम ना उठाते। बज़ाहिर तो वजदान शाह ये बात अपने चंद माह के बेटे के साथ कर रहा था, लेकिन सुना वो महरीन को ही रहा था, जिसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। अगले ही पल वजदान ने अपने बेटे को महरीन की गोद में लिटाया। शायद वो पहली दुल्हन थी जो अपनी गोद में अपने शोहर का बच्चा लेकर तस्वीर बनवा रही थी। वजदान के माँ बाप ने कहा भी कि बेटा मुस्तफ़ा को हमें दे दो, तुम दोनों अकेले अपनी तस्वीरें बनवाओ, लेकिन वजदान ने सर झटक कर कहा था कि नहीं, मुस्तफ़ा मेरी ज़िंदगी का कीमती असासा है। अगर वो इन तस्वीरों में ना हुआ तो मेरा इसके साथ रहना फिर बेमकसद है। उस पल महरीन ने एक झटके से पलट कर वजदान को देखा, जो उसे यूं नज़रअंदाज किए हुए था जैसे वो वहाँ पर मौजूद ही ना हो। सच ही तो कहा था वजदान ने। सच ही तो कहा था वजदान ने। वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा की वजह ही से तो आई थी, लेकिन माजी में गुजरे हुए उस वक्त को पछता रही थी जब उसने वजदान के साथ किस कदर गलत रवैया रखा था। जैसे ही मुस्तफ़ा को उसके दादाजी ने उठाया तो अगले ही पल वजदान भी अपने कफ लपेटता घर से बाहर निकल आया। महरीन तने तनहा रह चुकी थी, शिकायती नज़रों से अपने माँ बाप को देख रही थी, मगर वो उसके पास खड़े आकर उसे समझा रहे थे कि बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप जो फ़ैसला करते हैं वो गलत नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। यकीन मानो, अगर मुस्तफ़ा की परवाह ना होती तो कभी भी वजदान की ज़िंदगी में दूसरी औरत शामिल ना करते। चेहरे पर संजीदगी सजाए वजदान की छोटी बहन आई।
बज़ाहिर तो ये निकाह था, लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए थे। आगे बढ़कर उसने इंतहाई बेरुखी भरे अंदाज में महरीन से कहा, चलो भाभी, आपको आपके कमरे में छोड़ दूँ। इतना कहकर वो अगले ही पल अपनी ज़ुबान अपने दांतों से काट चुकी थी। चलो भाभी, आपको भाभी के कमरे में छोड़ दूँ। इतना कहकर अगले ही पल वो अपनी ज़ुबान दांतों तले काट चुकी थी। फिर अपने सर पर खुद ही थप्पड़ मारकर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, जबीन भाभी का नहीं, वजदान भाई का कमरा। यकीनन आज उनकी रूह बहुत तड़प रही होगी, न जाने वो किस हालत में होंगी। खैर आइए, आपको मैं उनके कमरे में छोड़ आती हूँ। महरीन उसके साथ धीरे धीरे चल रही थी और फिर एक गहरी सांस खारिज करके यही बोली कि क्यों तुम लोग मुझे बात बात पर बातें सुना रहे हो? आखिर मैंने क्या किया? मेरी गलती ही क्या है? घर वालों के कहने पर ही मेरा निकाह हुआ है ना, फिर किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम लोग मुझे? घर वालों के कहने पर ही निकाह हुआ है ना मेरा, फिर किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम लोग? जवाब में वो सिर्फ इतना ही बोली थी कि नहीं नहीं, बात वो नहीं जो आप समझ रही हैं। दरअसल आपको देखकर ना मुझे एक वक्त याद आ जाता है, कुर्बनाक वक्त, जब मेरा भाई चीख चीख कर रो रहा था और मैं चाहकर भी अपने भाई को खामोश नहीं करवा सकती थी। वो सिर्फ इतना ही बोली थी कि नहीं नहीं, बात वो नहीं जो आप समझ रही हैं। दरअसल आपको देखकर ना मुझे एक वक्त याद आ जाता है, कुर्बनाक वक्त, जब मेरा भाई चीख चीख कर रो रहा था और मैं चाहकर भी अपने भाई को खामोश नहीं करवा सकती थी, क्योंकि अगर मेरा भाई अपने सामने देख लेता ना मुझे, तो यकीनन शर्मिंदा हो जाता, दोबारा मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल ना रहता। मेरे भाई को इतना रुलाने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ तुम थी। वो तो सिर्फ़ एक रात थी। वो तो सिर्फ एक रात थी ना जब मैंने उसे रोता देखा था। न जाने कितना तकलीफ़ में था मेरा भाई, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे उस मज़ाक की वजह से। खैर, इतना कहकर वो महरीन को कमरे में छोड़कर जा चुकी थी और दरवाजे को धड़ल्ले से बंद करके मुड़ गई। वहीं दूसरी जानिब वजदान को सब पूरे घर में ढूंढ रहे थे। अरे भाई, उसकी दुल्हन कमरे में इंतज़ार कर रही है, कमरे में जाकर कम से कम रस्म तो निभाए। मगर वजदान, वो तो रंगीनियों से दूर वीरान से कब्रिस्तान में एक कब्र के पास बैठा मिट्टी पर लकीरें खींच रहा था। वो कुछ कहना चाहता था मगर सर झुकाए उस मिट्टी को देखे जा रहा था। वो सारा गरूर, सारी अना तो कहीं दूर मिट्टी में मिल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहन रखा है और मिट्टी पर बैठने की वजह से उसके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। वो बस उस कब्र के पैरों की जानिब बैठा लकीरें खींचते हुए बोल रहा था, जानता हूँ मैंने महरीन से निकाह करके तुम्हारे हक़ में शिराकत कर रखी, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर मेरे मामा बाबा मुझे मजबूर ना करते तो मैं कभी भी ऐसा कदम ना उठाता। तुम्हारी अहमियत हमेशा वही रहेगी जहाँ पर तुम हो। तुम्हारी जगह पहले कोई ले पाया है और ना आज कोई ले पाएगा और ना आइंदा। उसकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुस्तफ़ा की केयर टेकर से ज़्यादा और कुछ नहीं होगी। तुम्हारी जगह वो कभी ले ही नहीं सकती। सुन रही हो ना मेरी जान? तुमने उस वक्त मुझे संभाला था जब मैं बिल्कुल टूट कर बिखर चुका था। तुम्हारी मेहनत मैं कभी रायगा नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो मिट्टी को यूं हाथ में ले चुका था जैसे अपनी मरहूम बीवी का हाथ अपने हाथों में ले रहा हो। फ़ोन कॉल्स मुसलसल आ रही थी। जिस पल उसे एहसास हुआ कि वो घुप अंधेरे में जबीन की कब्र के साथ बैठा है, वो अगले पल सर झटक गया, अपनी आवाज़ को थोड़ा नॉर्मल किया और कॉल उठा गया। उसके बाबा की आवाज़ गूंजी थी, वजदान बेटा, ये क्या तरीका है? निकाह हुआ है आज तुम्हारा, चाहे जैसी भी सही, लेकिन तुम्हारी बीवी है वो, और कमरे में इंतज़ार कर रही है तुम्हारा। जल्दी वापस आओ। कहाँ हो तुम? अपने बाप की डांट सुनकर वजदान शाह सिर्फ इतना बोला कि अपनी बीवी के ही पास हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की केयर टेकर बनकर आई है। आप लोग उसे अपनी बहू बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। इतना कहकर वजदान कॉल बंद कर चुका था। मज़ीद आधा घंटा वो वहीं बैठा रहा, जबीन से बातें करता रहा। जब दोबारा कॉल आई और कॉल में पीछे उसे अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई तो वो तड़प उठा। जबीन से कहने लगा कि हमारा बेटा बहुत रो रहा है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ, फ़िक्र मत करो, तुम्हारा हक़ मैं किसी को नहीं दूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से उठा था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो अपने घर में मौजूद था। उसने अपनी गोद में अपने बेटे मुस्तफ़ा को उठाया और चूमने लगा, कहने लगा, बाबा आप आ गए हैं। मेरी जान,
कहने लगा कि बाबा आ गए हैं मेरी जान, रोना बंद करो, बाबा आपके ही पास हैं, वो मामा से मिलने के लिए गए थे, आप बड़े हो जाओ ना, फिर आपको भी मामा से मिलवाने के लिए ले जाया करूँगा। मुस्तफ़ा के रोने पर सभी तड़प जाया करते थे, लेकिन वजदान की इन बातों पर अंदर ही अंदर वजदान के माँ बाप को एक घुटन महसूस होने लगती। बाप की गोद में आते ही जब वजदान ने उसे फीड करवाया तो उसे कुछ ढारस मिली। वो अपने बाप का लम्स महसूस करके सो चुका था। पुरसकून देखकर वजदान सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाने लगा अपने बच्चे के साथ, लेकिन अगले ही पल वजदान की माँ ने उसे आवाज़ दी थी। बाप की गोद में आते ही जब वजदान ने उसे फीड करवाया तो उसे कुछ ढारस मिली। वो अपने बाप का लम्स महसूस करके सो चुका था। पुरसकून देखकर वजदान सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाने लगा अपने बच्चे के साथ, लेकिन अगले ही पल वजदान की माँ ने उसे आवाज़ दी थी। वजदान बेटा, मुस्तफ़ा को मुझे दे दो। अगले पल वजदान बोला, क्यों, ये रोज़ मेरे ही तो पास सोता है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। लेकिन नज़रें चुराकर वजदान की माँ बोली कि बेटा, आज तुम्हारी महरीन के साथ पहली रात है, रात को तुम लोगों को ये डिस्टर्ब ना कर दे। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, वजदान अपनी आंखें बंद कर चुका था। सर झटक कर अपनी माँ को देखकर बोला, अम्मा प्लीज़ इससे आगे कुछ मत बोलिएगा, मैं मुस्तफ़ा को अपने साथ ही सुलाऊंगा। हाँ, अगर महरीन को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वापस नीचे तो मैं उसे वापस आप लोगों के पास नीचे भेज देता हूँ। अगले ही पल नफ़ी में सर हिलाती वजदान की माँ बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो एकदम से बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हो। वो तो अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। पहले ही वजदान काफ़ी तल्ख और कड़वा हो चुका था, लेकिन जब से जबीन गई थी वो तो बिल्कुल ही अधूरा हो चुका था, किसी की बात सहता ही नहीं था। महरीन दुल्हन बनी बैठी थी, नींद आ रही थी उसे बहुत, लेकिन दिमाग में चल रही टेंशन उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। जैसे ही वजदान दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो अगले ही पल वो अपने घूंघट को ठीक करके बैठी थी कि वजदान आकर उसका घूंघट उठाएगा, मगर उसे यूं बैठा देख वजदान के माथे पर बल पड़े। ये क्या बिस्तर पर बखेरा डाल रखा है, उठो यहाँ से, जगह खाली करो, मुस्तफ़ा सो रहा है, मैंने उसे लिटाना है। वो जो बेड के ऐन बीचों बीच अपना फ्रॉक फैलाकर बैठी थी, वजदान के कहने पर अगले पल सिमट कर एक तरफ हुई, लेकिन वजदान अपने बेटे को बेड पर लिटाकर उसे थपकी दे गहरी नींद में सुलाने के बाद सीधा चलकर महरीन की तरफ आया। इंतहाई गुस्से से बोला, ये क्या बिस्तर पर बखेरा डाल रखा है, उठो यहाँ से, जगह खाली करो, मुस्तफ़ा सो रहा है, मैंने उसे लिटाना है। वो जो बेड के ऐन बीचों बीच अपना फ्रॉक फैलाकर बैठी थी, वजदान के कहने पर अगले पल सिमट कर एक तरफ हुई, लेकिन वजदान अपने बेटे को बेड पर लिटाकर उसे थपकी दे गहरी नींद में सुलाने के बाद सीधा चलकर महरीन की तरफ आया। इंतहाई गुस्से से बोला, मुझे ये बनाव सिंगार बिल्कुल पसंद नहीं, जाओ और जाकर चेंज करके आओ, दोबारा मेरे सामने यूँ मत आना, शक्ल गुम करो अपनी अब। इतना कहकर वो बेड के दूसरी तरफ से जाकर मुस्तफ़ा के साथ लेट चुका था, जबकि महरीन रूंधी आवाज़ में सिर्फ इतना बोली कि मैं अपने किसी शौक़ से तैयार नहीं होकर बैठी हूँ आपके सामने। जिस तरह आपका मुझसे निकाह ज़बरदस्ती किया गया है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी ज़बरदस्ती आपके साथ बांधा गया। आखिर आप किस बात की सज़ा दे रहे हैं मुझे। इस बात पर अगले ही पल बिजली किसी तेज़ी से मुस्तफ़ा उठकर उसकी तरफ आया था। कहने लगा कि चिढ़ है मुझे तुम्हारे वजूद से, शदीद नफ़रत है, समझी तुम। मुझसे बहस करने की अब कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा सलूक करूँगा। महरीन सहम कर एक तरफ खड़ी थी। ये तो वो वजदान था ही नहीं जो उसे कभी स्पेशल होने का एहसास दिलवाया करता था, जिसके आगे वो जितना भी बोल लेती वो आगे कुछ भी नहीं कहता था, हंसता रहता था। मगर शायद वो दिसंबर की ट्रिप वजदान के दिल में उसकी अहमियत बिल्कुल सिफ़र कर गई थी। वजदान के दिल में उसकी अहमियत बिल्कुल सिफ़र कर चुकी थी। वो वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़ी अपनी हिचकियाँ रोकने की खातिर मुंह पर हाथ रख चुकी थी। आंसू बहकर गालों पर जा रहे थे। साथ ही साथ उसे धुंधला सा वो वक्त याद आने लगा। दिसंबर की यकबख्ता हवाएं रगों में खून तक को जमाने की सलाहियत रखती थीं। उस वक्त मरी के खूबसूरत इलाके में, जहाँ चारों ओर बड़े बड़े दरख्त और उन पर बर्फ़ की लिपटी हुई चादरें पुरकशिश मंजर पेश कर रही थी। दरख्तों के सूखे पत्ते बर्फ़ की चादर पर गिरे इंतहाई दिल फरेब मंजर पेश कर रहे थे। और उसके बीच हमदान शाह की पूरी फैमिली ट्रिप के लिए यहाँ पर वो आई थी। शदीद बर्फ़बारी की वजह से वापसी के रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन उस वक्त वो मरी के जिस इलाके में मौजूद थे वो कदरे महफूज था। आज बर्फ़बारी कुछ कम थी तो सभी घूमने फिरने के लिए बाहर निकल आए थे।
वजदान हमदानी की नज़रें तो मुसलसल उसे एक चेहरे का ही तवाफ़ कर रही थीं। उसके लिए ट्रिप यादगार साबित होने वाला था। बार बार वो हंसती खिलखिलाती महरीन को बगौर देखता, कभी मुस्कुराकर तो कभी कुछ ऐसी नज़रों से कि महरीन शर्मा जाती। शदीद सर्दी की वजह से जब महरीन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ कर गरमाइश देना चाही, तो तभी वजदान हमदानी ने अपने बाजू फैलाकर दोबारा खुद को अपने हिसार में लिया। गोया इशारों इशारों में महरीन को बताना चाहता हो कि मेरे इस हिसार में आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे वजूद की हरारत बहाल हो जाएगी दोबारा से। उसके इशारे पर भी महरीन ने उसे घूर कर देखा था, क्योंकि आसपास उसके माँ बाप और वजदान के माँ बाप भी मौजूद थे। तभी एक जानिब बने ढाबा नुमा होटल पर सब लोग चाय और अंडा पकौड़ा खाने के लिए रुके, तो इरफान साहब अपने घुटनों पर हाथ रख अपने मफलर को साथ लपेटते कुर्सी पर बैठे और बोले कि लो भाई, मैं तो यहीं पर बैठ गया, अब मज़ीद चलना मेरे बस की बात नहीं। तुम बच्चे जाओ और इन्जॉय करो, आज शाम फिर घर वापस भी निकलना है। कह रहे हैं कि रास्ता साफ़ कर दिया गया। यूँ हम 5 कज़न बर्फ़बारी इंजॉय करते आगे निकला। वजदान जानता था कि अब उसने क्या करना है। उसे इंतज़ार था कि किस तरह उसे अकेले में महरीन मिल जाए और वो उसे प्रपोज़ कर दे, ताकि ये ट्रिप उसकी ज़िंदगी का यादगार ट्रिप बनकर रह जाए। वो महरीन से आजकल की मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि महरीन से आजकल की मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि महरीन तो उसके दिल में तब से बसी थी जब से उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। महरीन अपनी बहन जबीन और वजदान की छोटे भाई और बहन के साथ बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। जब बाकी सब एक जानिब को एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकते उनसे दूर हुए, तो अगले ही पल वजदान ने मौका ज़ाया किए बगैर बर्फ़ का खूबसूरत सा दिल बनाकर उसमें खूबसूरत सी हीरे की लौंग रखी। ये वजदान शाह के प्रपोज़ करने का अनोखा तरीका था। लोग तो प्रपोज़ करने पर अंगूठी दिया करते हैं, लेकिन वजदान शाह को हमेशा से महरीन के नाक में मौजूद वो लौंग अच्छी लगती। कितनी मर्तबा उसका दिल चाहा वो उस लौंग को अपने हाथ से छू कर देखे, उससे ज़्यादा की जुर्रत वो कर नहीं सकता था। ज्वेलरी शॉप पर उसे ये लौंग पसंद आ गई थी और न जाने कितने माह से उसने खरीद कर रखी हुई थी कि वो ये लौंग महरीन को तोहफे के तौर पर देगा, लेकिन शायद आज ही मौका था मुनासिब। जैसे ही वो लोग वहाँ गए और महरीन हंसती हुई वापस पलटी, सामने घुटनों के बल बैठे वजदान शाह पर नज़र गई, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हाथों में आगे एक मखमली डबिया में लौंग चमक रही थी। वजदान शाह ने मुस्कुराते हुए महरीन की आंखों में देखा और बोला, और कितना मज़ीद आंख मचोली खेलोगी? और मज़ीद कितना आंख मचोली खेलोगी? मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, ये बात तो तुम भी नोट कर ही चुकी हो, तो अब मज़ीद देर ना कर दें। मैं चाहता हूँ तुम एक मर्तबा हाँ कर दो, फिर हम यहाँ से जाते ही अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ मैं भिजवा दूँ और फिर हम दोनों की शादी हो जाए। मैं जानता हूँ कि मेरे प्रपोज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन क्या करूँ, पहली मर्तबा किसी लड़की को प्रपोज़ कर रहा हूँ ना, तो कबूल कर लो। अभी भी महरीन की लौंग पर वजदान की नज़रें गड़ी हुई थी। कहने लगा कि जानता हूँ तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो, प्लीज़ जल्दी से हाँ कर दो, वरना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। महरीन जो पहले मुस्कुरा रही थी, वजदान की इस बात पर अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी, 2 कदम पीछे हटी और कहने लगी, ये क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। अरे मैं तो बस तुम्हारे साथ एक कज़न की तरह बातचीत कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। मुझे कहाँ खबर थी कि तुम ऐसा सोचने लगोगे। देखो मुझे कहाँ खबर थी कि तुम ऐसा कुछ सोचने लगोगे। देखो अगर तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो ना मुझे कहाँ खबर थी कि तुम ऐसा कुछ सोचने लग जाओगे। देखो अगर तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो ना, तो मैं इस प्रैंक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वजदान ने जब उसे ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते देखा तो उसे धचका लगा। फ़ौरन उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा कि क्या मतलब, कौन सा प्रैंक? मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे शुरू से ही अच्छी लगती हो और मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें ही अपने घर की रौनक बनाऊंगा। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। लेकिन जवाब में महरीन ने टका सा जवाब दे दिया, तुम पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रही हो ये? मैं तो सिर्फ तुम्हें एक कज़न के तौर पर देखती आई, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलो चल ही जाता है। मैं तो अपने हर कज़न के साथ यूं ही हंस खेल लेती हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ ये कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ?
तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि मैं उन्हें पसंद कर या उनसे शादी करना चाहती हूँ? सॉरी, मगर मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। कम से कम तुम मेरे टाइप के नहीं हो। मैं तो अपने हर कज़न के साथ यूं ही हंस खेल लेती हूँ। इसका मतलब ये हुआ क्या कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ या उनसे शादी करना चाहती हूँ? सॉरी, मगर मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। कम से कम तुम मेरी टाइप के नहीं हो। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। महरून जो कुछ बोली थी, अंदर ही अंदर वजदान शर्मिंदा होकर रह गया। फिर कहने लगा कि मैंने तो तुमसे आज तक जो भी बात की सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें अपना मान कर की। मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। लेकिन महरीन ने अपना रुख फेर लिया था। कहने लगी कि मैं तो शादी किसी हाई प्रोफाइल बंदे से करूँगी जो कि शक्ल व सूरत का बिल्कुल मेरी टक्कर का हो। अगर मैंने शादी करनी होगी तो किसी हाई प्रोफाइल बंदे से करूँगी जो कि शक्ल व सूरत का बिल्कुल मेरी टक्कर का होगा। बाकी इससे पहले कि कोई तुम्हारा ये ऐसा प्रपोज़ल देख ले, जाओ यहाँ से। मुझे तो आए रोज़ कई लोग ऐसे ही प्रपोज़ कर देते हैं, तो क्या मैं सबकी होती फिरूँ? अपनी खालाजाद महरीन के मुंह से ये अल्फाज सुनकर वजदान अंदर तक टूट गया था। वो तो इस ट्रिप को यादगार बनाना चाहता था, मगर सब कुछ उलट हो चुका था। उसे वो वक्त याद आने लगा जब आधी आधी रात तक महरीन उससे बातें करती। महरीन उससे बातें किया करती, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात काबिल एतराज़ हद तक भी हंसी मजाक किया जाता था। वजदान के लिए ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था, ना ही वो हर लड़की से इतनी जल्दी फ्री होता था। लेकिन महरीन इतना फ्री कैसे हो सकती थी, ये बात अंदर ही अंदर वजदान को तड़पाने लगी। उस शाम वो मरी से वापस रावलपिंडी अपने घर तो आ चुके, लेकिन बहुत कुछ था जो अंदर ही अंदर टूट चुका था। सभी बहुत कुछ थे सिवाय वजदान के। महरीन सामने वाले ही घर में तो रहती थी। जिस पल गाड़ी से उतरी तो उसने एक उचटती निगाह वजदान पर डाली और फिर घर के अंदर चली गई। वजदान को ये अपनी बेइज्जती लगी थी। घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हुआ। सब उस ट्रिप की तस्वीर देख रहे थे और वो अपने कमरे में बैठा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे था? अब तक क्या महरीन सिर्फ उसे धोखा देती आई थी, या फिर जिस तरह लड़के अपने ख़ानदान की लड़कियों या बाहर की लड़कियों के साथ वक्त गुजारते हैं, अब तक क्या महरीन उसे धोखा देती आई थी, या फिर जिस तरह लड़के अपने ख़ानदान की लड़कियों या बाहर की लड़कियों के साथ वक्त गुजारते हैं, महरीन भी वैसे ही कर रही थी। उसने तो महरीन को बहुत इज्जत दी थी, कभी भी उसके बारे में इस तरह नहीं सोचा था। अब तक वो मजाक मजाक में उसकी इंसल्ट करती आई थी, उससे बातें सुनाती आई थी, उसकी रोमांटिक बातों का जवाब भी वैसा ही देती आई। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था? एक लड़की की शख्सियत पर ये सब कुछ सूट तो नहीं करता जिस तरह महरीन उसके साथ करती आई थी। एक वक्त लगा था वजदान को सुधरने में, अपने दिल से महरीन की मोहब्बत को निकालने में। क्योंकि महरीन अभी भी वजदान के यहाँ आती तो यूं ही वजदान के साथ हंसकर बात करती, अक्सर मजाक मजाक में उसका मजाक भी उड़ा देती कि उल्लू हो तुम पूरे के पूरे। मैं सिर्फ कज़न होने के नाते तुम्हारे साथ हंसी मजाक कर लेती हूँ और तुम रिवायती मर्दों की तरह मोहब्बत समझ बैठे थे। एक अरसे तक वजदान उसे मज़ीद वक्त देता रहा। हो सकता है उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग जाए और वो अपना रवैया सुधार ले। लेकिन जब उसे एहसास हो गया कि उसने अपना दिल गलत जगह पर लगा लिया था, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपना दिल गलत जगह लगाया था, महरीन तो कभी उसके प्यार के काबिल थी ही नहीं, तो उसकी मोहब्बत गुस्से में बदलने लगी थी। वजदान महरीन से बदला लेना चाहता था, बस किसी भी तरह वो उसे बताना चाहता था कि उसने वजदान की मोहब्बत को ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती की है। एक माह तक वजदान बिल्कुल मंजर आम से गायब रहा, और फिर जब वापस आया तो एक नए अंदाज में आया। एक माह तक वो बिज़नेस के सिलसिले में अपने बाबा के साथ रहा था। फिर जब वापस आया तो अपने साथ अपनी बहनों के लिए और महरीन के फिर जब वापस आया तो अपने साथ अपनी बहनों के लिए और महरीन के घर वालों के लिए भी तोहफे लाया। शाम का वक्त था जब महरीन और उसकी छोटी बहन जबीन दोनों ही बाहर बैठे चाय और पकोड़े एंजॉय कर रहे थे, जब वजदान उनके घर में दाखिल हुआ। काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था, शायद हेयर स्टाइल तब्दील किया था, इसलिए महरीन उसे बड़े गौर से देख रही थी, जो अपने हाथ में गिफ्ट बैग और एक फूलों का गुलदस्ता लाया था। महरीन अपने चेहरे पर एक मगरूराना मुस्कुराहट लाई। कहीं ना कहीं उसे भी अब वजदान को तंग करना और उसके साथ जिद लगाना अच्छा लगने लगा था। लेकिन वो अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि ये मोहब्बत है या फिर वो जानबूझकर वजदान को तंग कर रही है। ये तोहफे और गुलदस्ता भी यही समझ रही थी कि शायद वो उसके लिए लाया,
लेकिन असल होश तो उसके तब उड़े जब वजदान ने शॉपिंग बैग और गुलदस्ता लाकर जबीन के सामने रखा था। चेहरे पर मोटा सा चश्मा सजाए, गोद में किताब रखे, एक हाथ में चाय का कप पकड़े और दूसरे हाथ से धड़ाधड़ चिप्स खाती जबीन ने जब अपने सामने ये सब देखा तो धचका खाकर उछली, कहने लगी कि ये सब कुछ मेरे लिए। उसने हैरानगी से महरीन की तरफ देखा, जबकि वजदान बोला कि मैं दुबई गया था जब सबके लिए शॉपिंग की, तभी मुझे याद आया कि खाला जान के घर एक किताबी कीड़ा भी मौजूद है, इसलिए कुछ फेमस इंग्लिश राइटर्स के हॉरर नॉवेल्स और तुम्हारी कुछ पसंदीदा चीज़ें ले आया। अपने पसंदीदा नॉवेल्स, परफ्यूम और चॉकलेट्स देखकर वो खुशी से निहाल हो चुकी थी। अगर वजदान की जगह कोई और लड़का होता तो अब तक उससे लिपट कर वो उसका शुक्रिया अदा कर रही होती। खुशी से बोली, थैंक यू सो मच वजदान, आप नहीं जानते आपने मुझे कितना खुश कर दिया। ये नॉवेल्स तो मैं जहान से ढूंढ ढूंढ कर थक गई लेकिन नहीं मिले। जबकि महरीन अंदर ही अंदर जेलस हुई थी। अगले ही पल टांग पर टांग चढ़ाकर बोली, अच्छा तो डेयर वजदान, मेरे लिए भी कुछ लाए हो या नहीं? अच्छा तो डेयर वजदान, मेरे लिए कुछ लाए या नहीं? एक उदासी के साथ उसने सर झटक कर कहा। तो वजदान ने सरसरी नज़र महरीन पर डाली और बोला, नहीं, मुझे तुम याद ही नहीं रही। वो टक्का सा जवाब देकर महरीन की बेइज्जती कर चुका था, जबकि महरीन तो बिल्कुल खामोश हो गई। धीरे धीरे वजदान का ध्यान जबीन की तरफ बढ़ने लगा। वो जानबूझकर महरीन के सामने जब उनकी तारीफ़ें करता, उसके साथ वक्त गुजारता, पहले पहल तो महरीन को ये सब कुछ नॉर्मल लगा, जबकि जबीन को वजदान का अपनी तरफ राग़िब होना देख उसका दिल वजदान की तरफ माइल होने लगा। दिल ही दिल में वो वजदान से मोहब्बत करने लगी। जब चंद रोज़ बाद वजदान के माँ बाप रिश्ता लेकर उनके घर पहुँचे, महरीन खुश थी। लगता है खाला खालू वजदान का रिश्ता लाएं, वो सोच चुकी थी। वो सोच चुकी थी कि अब वो मज़ीद वजदान को तंग नहीं करेगी, बल्कि शादी के लिए हाँ कर देगी और वजदान को सरप्राइज़ देगी कि वजदान ने उसे पा लिया। मगर ऐसा हुआ ही नहीं। जिस पल उन्होंने ढीले ढाले कपड़ों में बैठी, नाक पर चश्मा चढ़ाए, मुसलसल पापड़ खाती जबीन का नाम लिया तो जबीन के तो ओसान खता हुए। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मोहब्बत उसे यूँ मिल जाएगी। जबकि महरीन के हाथों के तोते उड़ चुके थे। उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात का इजहार ज़रूर किया कि हमारी बड़ी बेटी महरीन है, महरीन की शादी के बाद ही जबीन का सोच सकते हैं। लेकिन वो बोले कि इसमें बुराई ही क्या है, दोनों घर की बच्चियाँ हैं, महरीन के नसीब भी अल्लाह पाक जल्द ही अच्छी जगह मिला देगा। तब तक छोटी बेटी की शादी हो जाएगी, क्योंकि हम जल्द अज जल्द अपने बेटे के वजदान की खुशियाँ देखना चाहते हैं। जबीन बहुत खुश थी, जबकि वजदान अंदर ही अंदर महरीन से पूरा पूरा बदला ले चुका था। एक कज़न के तौर पर वो जबीन की बहुत इज्जत करता था, उसे अपनाने को भी तैयार था। जबीन बहुत खुश थी, जबकि वजदान अंदर ही अंदर महरीन से पूरा पूरा बदला ले चुका था। एक कज़न के तौर पर वो जबीन की बहुत इज्जत करता था, उसे अपनाने को भी तैयार था। लेकिन मोहब्बत क्या होती है, वो जज्बा अभी कहीं ना कहीं सिर्फ महरीन की हद तक ही था, जिस पर अब नफ़रत काबिज़ हो चुकी थी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हुई और फिर जबीन और वजदान की शादी हो गई। जबीन बहुत खुश थी कि वजदान उसे मिल गया, लेकिन एक रोज़ जब उसने महरीन और वजदान की आपस में बहस देखी, जिसमें ज़ेरे बहस मामला ये था कि सिर्फ़ और सिर्फ महरीन को सबक सिखाने की खातिर वो जबीन से शादी कर चुका है, तो जबीन का दिल अंदर ही अंदर टूटा। उसका एतबार किरची किरची हुआ था। वो जो समझ रही थी कि वजदान उससे मोहब्बत करता है, हकीकत खुल जाने पर उसकी हालत बहुत गैर हुई थी। जिस पल वो पलटी एन उसी पल टेबल पर पड़ा गुलदान टूटा। वजदान के उस पल होश उड़े थे। महरीन भी घबराई थी। दोनों ने जबीन को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब कुछ पहले का मामला है, हम तो बस हंसी मजाक में एक दूसरे के साथ ज़्यादा मजाक कर रहे थे। लेकिन जबीन इस हद तक टूट चुकी थी कि खुद को कमरे में बंद कर लिया। रो रो कर वो अपनी हालत गैर कर चुकी थी। आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके थे। लेकिन जबीन इस हद तक टूट चुकी थी कि खुद को कमरे में बंद कर लिया। रो रो कर वो अपनी हालत गैर कर चुकी थी। आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके थे। उस पल वजदान को एहसास हुआ कि असल मोहब्बत तो जबीन उससे करती है। उसके राज खुलने पर उसे किस कदर तकलीफ़ हुई। यही वो वक्त था जब वजदान के दिल में जबीन के लिए मोहब्बत की कोंपलें फूटी थीं। वो जबीन के कदमों में गिर गया था, कान पकड़कर बोला था, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें।
और हम ऐसी खुशी भरी ज़िंदगी गुजारेंगे कि किसी को ये हक हासिल ना होगा कि वो हमारे बीच आए। पहली और आखिरी गलती समझकर उसे जबीन ने माफ़ कर दिया और उसके बाद से वजदान की असल मोहब्बत की हकदार सिर्फ जबीन ठहरी थी। उन दोनों को खुश देख महरीन भी एक तरफ हो चुकी थी। बहरहाल उसे अपनी बहन से बेतहाशा मोहब्बत थी। धीरे धीरे वक्त यूं ही आगे गुजरने लगा। जबीन प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन डिलीवरी के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगियाँ आईं कि वो अपने बेटे मुस्तफ़ा को तो इस दुनिया में ले आए, मगर ख़ुद इस जहान फ़ानी से पर्दा कर गए। ये वक्त वजदान के लिए बहुत ज़्यादा इंतहाई तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक था। वो चीख चीख कर रोया था, बस खुद से यही कह रहा था कि उसे तो मोहब्बत रास ही नहीं, अभी तो जबीन से मोहब्बत होना शुरू हुई थी। लेकिन क्या हुआ, उससे उसकी मोहब्बत को छीन लिया गया। उसकी जबीन उसे छोड़कर चली गई। महरीन के इस धोखे के बाद वो कुछ तल्ख तो हो ही चुका था, लेकिन जबीन के जाने के बाद वो बिल्कुल ही बदल कर रह गया था। उसे मोहब्बत थी तो अब सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा को एक माँ की ममता चाहिए थी। ऐसे में महरीन ही थी जिसने एक माँ बनकर आगे बढ़कर मुस्तफ़ा को संभाला था। यही वो वक्त था जब महरीन और वजदान के माँ बाप ने सोचा कि मुस्तफ़ा की खातिर हमें महरीन की शादी वजदान के साथ कर देनी चाहिए। माँ बाप के वादे, कस्मों और मुस्तफ़ा की खातिर वजदान शादी तो कर चुका था, लेकिन कभी भी महरीन को वो जगह नहीं दे सकता था। वक्त यूं ही आगे गुजरने लगा। महरीन मुस्तफ़ा को बिल्कुल एक माँ की तरह पालने लगी। उसे उसमें से अपनी बहन की खुशबू आती। एक रोज़ जब वजदान घर आया तो मुस्तफ़ा बेतहाशा रो रहा था। उसके माथे से खून आ रहा था। वजदान की माँ भी रो रही थी और महरीन भी। वजदान चिल्ला कर बोला, क्या हुआ इसके साथ, कैसे चोट लगी इसे? महरीन कपकपाते हुए बोली कि मैंने इसे इधर सोफ़े पर बिठाया था, उसके लिए फीडर बनाने गई, मगर ये नीचे गिर गया, मेज़ का कोना इसके माथे पर लग गया। वजदान को इस कदर ज़्यादा गुस्सा आया कि वो एक थप्पड़ उसके मुंह पे मार चुका था। कहने लगा कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? फर्श पर बिठा देती उसको या फिर अम्मी के पास छोड़ देती। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इतना ज़ख्मी हो गया। वजदान फ़ौरन उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने माथे पर पट्टी की, लेकिन वो इस कदर रोए जा रहा था कि वजदान की गोद में भी सुकून नहीं ला पा रहा था। जैसे ही घर आकर उसने महरीन को देखा तो मुस्तफ़ा महरीन की तरफ बाजू फैलाने लगा। वजदान ने बहुत कोशिश की कि उसे महरीन से दूर कर दे, लेकिन वो उसकी गोद में जाते उसके अगले पल ही उसके सीने से लगा और सिसकने लगा। कुछ देर बाद चुप भी हो गया, लेकिन फिर अपने बाबा की तरफ देख शदीद रोने लगा। शायद वो दोनों को एक साथ अपने करीब देखना चाहता था। वो महरीन के गले लगा हुआ था और वजदान उसके कंधों पर थपक रहा था। शायद वो आज उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहता था। जैसे ही वजदान का हाथ उठता वो फिर रोने लगता। वो दोनों ही उसे कमरे में ले आए। नीम दराज होकर महरीन लेटी थी और अपने सीने पर उसने मुस्तफ़ा को लिटाया था। ना चाहते हुए भी वजदान पहली मर्तबा महरीन के साथ नीम दराज होकर बैठा। उसके कंधों पर वो थपकी दे रहा था। महरीन के वजूद से उठने वाली खुशबू वजदान को महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद मुस्तफ़ा को सुलाते सुलाते महरीन खुद भी वजदान के कंधे पर सर रखकर नींद की वादियों में उतर गई। वजदान का दिल चाहा उसका सर उठाए, लेकिन फिर अगर ज़रा सा भी वो हिलता तो मुस्तफ़ा फिर से जाग उठता। वो खुद यूं ही बैठा बैठा सो चुका था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब एक खुमारी सी उस पर छाने लगी। मुस्तफ़ा बेड के एक तरफ सो रहा था, जबकि महरीन उसके बाजुओं में थी। यही वक्त था जब एक पल को वो सब भूल गया। याद रहा तो सिर्फ इतना कि महरीन उसकी महरम है, उसके लिए हलाल है। उसके बाद वो रात महरीन की यादगार गुजरी। सारी रात वजदान उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। नरमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और ना ही नरमी की तवक्को महरीन ने की थी। अगली सुबह जब वजदान उठा तो बिल्कुल खामोश था।
फ्रेश होकर मुस्तफ़ा को अपने साथ लिए नीचे आ गया। अगले 2 दिन तक वो महरून से बिल्कुल नहीं बोला, जबकि महरीन की रंगत दिन ब दिन पीली पड़ती जा रही थी। सब उसे कह रहे थे कि अपना ख्याल रखो, मुस्तफ़ा की खातिर तो तुमने खाना पीना ही छोड़ दिया। चोट की वजह से मुस्तफ़ा भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। एक रोज़ यूं ही मुस्तफ़ा को उठाए महरीन को चक्कर आने लगे। ये वजदान ही था जिसने दोनों को संभाला, वरना मुस्तफ़ा उसके हाथ से छूट कर गिर चुका होता। उसने मुस्तफ़ा को अपनी अम्मा को दिया और महरीन को लेकर डॉक्टर के पास गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे ये बताया कि आपकी बीवी में खून की बहुत ज़्यादा कमी है। सफ़ेद खून, वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम है। हमें लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट भी है। महरीन का चेहरा लाल सुर्ख हुआ। वो सहम कर वजदान को देख रही थी। न जाने वो क्या रद्द अमल ज़ाहिर करता, लेकिन वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो एक और बच्चे का बाप बनने वाला था। जब घर आया तो उसने सबको बताया, तो सबके चेहरों पर भी खुशी बिखरी थी। बच्चे के आने की खुशी से ज़्यादा तो उन्हें इस बात की खुशी थी कि चलो वजदान ने जैसे भी सही महरीन को अपना तो लिया था, लेकिन अभी भी उसका रवैया महरीन के साथ वही संजीदगी वाला था। मुस्तफ़ा से वो बहुत मोहब्बत करता था, महरीन के खाने पीने का पूरा पूरा ख्याल रखता, बर वक्त उसके साथ चेकअप्स के लिए भी जाता, लेकिन जबीन की कब्र पर जाना भी नहीं भूलता था। महरीन जानती थी उसने अपनी जगह बहुत पहले अपनी बहन को दे दी थी, और अब वजदान जिस कदर मोहब्बत जबीन से कर चुका है, दोबारा महरीन के लिए वो मकाम पाना आसान नहीं, और शायद ही कभी उसे ज़िंदगी में वो मकाम वापस मिल सकता था, क्योंकि वो वजदान की ज़िंदगी में आने वाली दूसरी औरत थी। महरीन ने एक बेटी को जन्म दिया। महरीन ने एक बेटी को जन्म दिया था। वजदान की ये ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी थी कि वो एक बेटी का बाप बनता। जो मकाम मुस्तफ़ा का था वो मुस्तफ़ा का ही था। उस बेटी का नाम वजदान ने जबीन रखा। शादी को 7 साल गुजर गए। मुस्तफ़ा और जबीन दोनों स्कूल जाने की उम्र को पहुंच गए, लेकिन फिर भी आज तक वजदान के कमरे से जबीन की और वजदान की शादी की तस्वीर कोई नहीं हटा सका था।